हाय फ्रेंड्स, आज का क्लास जो है काफ़ी लंबा रहेगा। ठीक है, आज पूरा हिस्ट्री लगभग जो है आपको 8057 1947 तक जो है पूरा ख़त्म कर दूंगा, पूरा ओवरव्यू करके। ठीक है, जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। जितना भी पूछे जा रहे वाला क्वेश्चन है खास करके एग्जाम में, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। एकदम ओवरव्यू है, जितना पढ़ चुके हैं सिर्फ उसको ओवरव्यू कर रहे हैं, मतलब रिचार्ज कर रहे हैं, सिंपल सी बात। ठीक है, तो हमारा जो भारतीय इतिहास में है 1707 से चलेंगे 1947 तक का। 1707 से 1947 तक का भारत जो है विशेष रूप से उसका चर्चा करेंगे, काफी इम्पोर्टेंट रहेगा। 1707 से 1947 तक का भारत काफी दिलचस्प भारत रहा है। इसमें बहुत सारे ऐसे जो कारक हैं जो भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति पर भी प्रभाव डाला है और भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव डाला है। ठीक है, तो 1707 से 1947 तक, तो पहले इसको अगर भागे तो 1707 से 1757 तक का भारत बांट देते हैं, तक का भारत। उसके बाद आ जाएगा दूसरा भाग, अगर बांटें तो 1757 से 1857 तक का भारत। उसके बाद आ जाएगा 1857 से 1947 तक भारत। तीन भाग में बांट देंगे इसको। तीन भाग में इसलिए बांटे क्योंकि समझने में आसानी होगा। 1707 से 1757, 1757 से 1857 और 1857 से 1947 तक का भारत विशेष रूप से जब कंपनी से लेकर के, कंपनी के व्यापार से लेकर के तब जो है भारत में ब्रिटिश शासन यहाँ तक कि उसके बाद आज़ादी, फ्रीडम, 1947 तक का जो भारत है ये इतना दिन में सिमट गया। कब से कब? लगभग 250 साल, लगभग 250 साल का ये समय जो है काफी महत्वपूर्ण है भारतीय इतिहास के लिए। और भारतीय इतिहास के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक जो है केंद्रीयकृत शासन के रूप में उभरा। बाहर एक व्यापारी आया व्यापार करने के लिए, और व्यापार करने के लिए आकर के आपके घर में व्यापार करता है, और वह आपके घर में व्यापार करता है, और वह व्यापारी बनते बनते आपके घर का शासक बन जाता है, आपके घर का मालिक बन जाता है। इस 250 साल में, वैसे भारत में आक्रमणकारी की बात करें तो 705 ईस्वी में जो है पहला आक्रमण हुआ था मुसलमानों का। उसके पहले भी सिकंदर आक्रमण किया था। सिकंदर 326 ईस्वी में आक्रमण किया था। तो जितने भी आक्रमणकारी थे आकर के धन लूट करके चले जाते थे, या उसका मकसद होता था कि भारत में जो है सत्ता स्थापित करे। तो इसके पहले हम जानेंगे, इसको पहले ध्यान देते हैं। 1206 से लेकर के 1526 तक का जो काल रहा, 1206 से 1526, लगभग 350 साल का काल, 350 साल का जो समय रहा, इस समय में बहुत सारे ऐसा, इसमें इस 1206 से 1526 तक का काल, ये जो काल होगा सल्तनत काल कहलाया। इसमें भी शासक आए, लुटेरे आकर के भारत में बसे, भारत में सत्ता स्थापित किया, भारत में अपना जो है संप्रभुता स्थापित किया, अपना राज्य स्थापित किया। 1526 में बाबर आया कि ये भी आक्रमणकारी था। बाबर आने के बाद जो भारत में सत्ता स्थापित किया, लेकिन जितना विद्रोह इसके समय नहीं हुआ उतना विद्रोह इस 250 साल में हो गया। और इस 250 साल में जितना त्रस्त आदमी इस 1206 से लेकर के
बात किया जाए 1757 तक का काल, 1757 तक का काल लगभग आ जाएगा 550 साल। 550 साल में जितना लोग त्रस्त नहीं हुआ उतना 250 साल में त्रस्त हो गया। इसीलिए भारतीय इतिहास का जो आधुनिक इतिहास है, आधुनिक इतिहास 1707 से आधुनिक इतिहास में आएगा। ठीक है, आधुनिक इतिहास का जो काल है काफी महत्वपूर्ण है, तो इस पर देखेंगे। तो 1707 से चलेंगे, 1707 से 1857 तक, 1757 तक का भारत पर चर्चा करेंगे। 1707 मुगल शासन था। 1707 में किसका था? मुगलों का शासन था। कब रहा मुगलों का शासन? कब से कब तक रहा? 1526 से लेकर के 1857 तक का काल मुगलों का काल कहा जाता है। लेकिन अगर वास्तविक रूप से कहा जाए तो 1526 से लेकर के 1707 तक का जो काल है ये मुगल का वास्तविक काल है। उसके बाद जो आता है 1707 से 1857 तक का काल ये मुगलों का संक्रमित काल कहा जाता है। संक्रमित काल, इस काल में जो है कोई भी शासक लंबे समय के लिए नहीं बन पाया, लंबे समय के लिए नहीं बन पाया, प्रभावशाली शासक नहीं बन पाया और सत्ता के लिए लड़ाई होता गया। तो इसीलिए जो वास्तविक शासन काल कहा जाता है मुगलों का 1526 से 1707 तक काल जो है कहा जाता है वास्तविक मुगलों का वास्तविक शासन काल। 17 मुगलों का वास्तविक काल। 1707 में क्या हुआ घटना? 1707 में औरंगजेब मर गया। औरंगजेब मर गया। 1707 या मुगल काल में एक प्रयास किया गया था केंद्रीयकृत शासन का। मतलब जो है पूरे भारत में, पूरे जो इंडिया था, भारत, हिंदुस्तान जिसको कहा जाता था, हिंदुस्तान को नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट को सबको मिला करके जो है एक सेंटर बनाया गया, राजधानी बनाया जाता था। तो राजधानी से शासन किया जाता था केंद्रीयकृत, यानी एक केंद्र के रूप में प्रयोग किया जाता था। केंद्रीय राजधानी को केंद्रीयकृत केंद्र के रूप में प्रयोग किया जाता था, वहां से शासन किया जाता था। और ये जो है संपूर्ण रियासत को मुगल जो है कोशिश किया था कि केंद्रीयकृत शासन किया जाए, काफी सफल भी हुए। लेकिन औरंगजेब जैसी मरा तो जो है अपने आप में लोग स्वतंत्र होने चले गए, केंद्रीयकृत शासन भंग हो गया, सभी जो रियासत है भंग हो गया, सभी रियासत अपने आप में स्वतंत्र होते चले गए। औरंगजेब मर गया, मुगल जो है मुगल कमजोर हो गए, मुगल कमजोर हो गए। मुगल कमजोर हो गए तो 1717 में बंगाल में मुर्शिद कुली खां ने अपने आप को स्वतंत्र कर दिया। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1739 में जो है नादिर शाह का आक्रमण हो गया। मोहम्मद शाह उस समय शासन किसका था? मोहम्मद शाह का शासन काल था। लिखिए लिखिए। मुर्शिद कुली खां 1739 में नादिर से आक्रमण कर दिया गया। 1722 में जो था, 1722 में सआदत खान जो है अवध में स्वतंत्र हो गया। 1724 में हैदराबाद स्वतंत्र हो गया। 1724 में हैदराबाद स्वतंत्र हो गया। इसके अलावा अगर बात करें तो पंजाब में रंजीत सिंह का उदय हुआ। पंजाब में रंजीत सिंह का उदय हुआ। उसके बाद जो है और भी छोटे छोटे रियासत अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। ठीक है, और यह इसके स्वतंत्र होने से मुगलों का जो था वास्तविक केंद्रीकृत शासन वह जो है ध्वस्त हो गया, खत्म हो गया। खत्म हो गया किसका? मुगल का वर्चस्व खत्म हो गया। इधर आया था इधर दो घटना हो रहा था उस समय दो घटना कौन कौन सा हो रहा था? एक तो मुगल कमजोर पड़ रहा था,
भारत में दो शक्ति का आगाज हुआ। भारत में एक अंग्रेज का, ब्रिटिश का, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एक आया था फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया कंपनी फ्रांस वाला, ठीक है। तो फ्रांस वाला तो इस बाद में आया, लेकिन अगर इस समय मुगल का अंत हो रहा था तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1600 में भारत आ गया था। 1611 में मसूलीपट्टनम में अपना प्रथम व्यापारिक कोठी खोला। व्यापारिक कोठी खोला किसने, कहा? मसूलीपट्टनम में। 1700 जो है उसके बाद जो है 1639 में मद्रास में सेंट जॉर्ज फोर्ट की स्थापना किया। यह भी व्यापारिक कोठी था जो आज भी मौजूद है चेन्नई में, मद्रास में। इधर जो है उसके बाद इधर फ्रांस आ गया। फ्रांस 1668 में अपना व्यापारिक कोठी खोला, प्रथम व्यापारिक कोठी सूरत में। अब जो है व्यापारिक कोठी इस समय खोल लिया, अभी अंग्रेज मरा नहीं था, औरंगजेब अभी जिंदा था। औरंगजेब जिंदा था उसी समय जो है अपना व्यापारिक कोठी खोल रहा था। उसके बाद जो है दोनों में व्यापारिक लेकर के जो है झगड़ा स्टार्ट हो गया। किसमें? फ्रांस और किसमें? और इंग्लैंड में। फ्रांस और कंपनी, फ्रांस की कंपनी और इंग्लैंड की कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में औरंगजेब मरा। उसके बाद ये स्टार्ट हुआ। तो जो है 1742 से लेकर के 1763 तक का 3 कर्नाटक युद्ध लड़ा गया। 3 कर्नाटक युद्ध के नाम से जिसको कहा जाता है अंग्ल कर्नाटक युद्ध, अंग्ल फ्रांसीसी युद्ध जिसको कहते हैं, 3, 1, 2 और 3, ठीक है। इसमें फ्रांस और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया, जिसमें तीसरे कर्नाटक युद्ध में जो है फ्रांस का अंत हो गया। और फ्रांस के अंत के बाद जो है भारत में एकाधिकृत जो राज रह गया, किसका रह गया? अंग्रेजों का रह गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी कंपनी का शासन चल रहा है। कंपनी जो है अपना व्यापार कर रहा है। डेट नोट करते जाइएगा, ठीक है। उसके बाद जो है 1757 के करीब आ गया। 1757 के करीब जो आया, वहां क्या हुआ? 1757 में 1757 तक अंग्रेज चाहता था 1757 तक इसको व्यापार करने में मुक्त जो है बाजार चाहिए था, फ्री मार्केट के लिए इसको जो है अनुकूल परिस्थिति नहीं मिल रहा था। कभी शासक मेन था उस समय सेंट्रल बंगाल था, व्यापार का मुख्य केंद्र बंगाल था, ठीक है। व्यापार का मुख्य केंद्र बंगाल था और बंगाल में चाहते थे कि बंगाल से जितना भी व्यापार हो वो मुक्त हो, टैक्स रहित हो, या जो है सस्ते दर पर ले जाए, मांगो ज्यादा लाभ कमाए। इसके लिए जो उसका अनुकूल फ्री मार्केट नहीं मिल रहा था, अनुकूल नहीं मिल रहा था, इसके लिए वो चाहता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कि हम जो है व्यापार के लिए बंगाल में एक ऐसे शासक को या ऐसे राजा को या नवाब को बनाए कि वह जो है हमारे हाथों की कठपुतली बना रहे, ठीक है। तो यहाँ जो शासक थे उस समय बंगाल में सिराज उदौला थे। कौन थे? सिराज उदौला जी थे। तो प्लासी की लड़ाई सिराज उदौला थे। सिराज उदौला ज्यादा ताकतवर थे। इस समय जो शासक था रॉबर्ट क्लाइव था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो लड़ रहा था रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव था।
इसके पास जो है 1800 सैनिक थे, 1800 सैनिक था। इसका जो आपका है, इसका साक्ष्य जो है, प्रमाण ब्रिटेन के पुस्तकालय में रखा हुआ है। इसका साक्ष्य 1800 सैनिक था। यह जो है रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटेन से मदद मांगा कि हमारा जो सैनिक है, इसके पास 36,000 से ऊपर सैनिक था सिराजुद्दौला के पास से। तो रॉबर्ट क्लाइव कहता रहा है कि हमारे पास जो है मात्र 1800 सैनिक है और हम 1800 सैनिक से 30,000 सैनिक को नहीं हरा पाएंगे, इसीलिए हमें मदद चाहिए ब्रिटेन से। लेकिन ब्रिटेन मदद नहीं किया, तो रॉबर्ट क्लाइव एक तिड़कम निकाला कि उसके खेमा में, सिराजुद्दौला की खेमा में क्या करे, फूट डाले। फूट डालने के लिए क्या किया, वो जो है मीर जाफर को ऑफर दिया कि भाई तुम हमारे बदले हमारे तरफ आया, मैं तुम्हें बंगाल का नवाब बना दूंगा, बंगाल का नवाब बना दूंगा। तो मीर जाफर इसकी तरफ जा पड़ा। पलासी की लड़ाई हुई 1757 में, पलासी की लड़ाई हुई, जो लड़ाई हुई भागीरथी नदी के किनारे, भागीरथी नदी के किनारे जो है पलासी की लड़ाई लड़ी गई रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला की सेना के बीच में, जिसमें सिराजुद्दौला का बहुत सारे सैनिक युद्ध में भाग नहीं लिए, मीर जाफर भी उस युद्ध में भाग नहीं लिया, जबकि मीर जाफर क्या था, सिराजुद्दौला का सेनापति था। फल तक क्या हुआ, सिराजुद्दौला जो है लड़ाई में हार गया। इसकी हत्या मीर मरान ने कर दिया। मीर मरान जो था, इसका मीर जाफर का बेटा था, वह सिराजुद्दौला की हत्या कर दिया और बंगाल में किसका शासक हो गया, बंगाल पर जो है कठपुतली शासन हो गया। कठपुतली का शासन, कठपुतली का शासन कौन था, मीर जाफर इसका कठपुतली बन गया और बदले में जो है जो चाहता था वो कराता था औरंगजेब। तो पलासी की लड़ाई जो है भारतीय इतिहास में अगर कहा जाए तो पलासी की लड़ाई भारतीय इतिहास में अंग्रेजों के लिए या कंपनी की दास्ता का, या भारतीयों के दास्ता का दरवाजा खोल दिया। ठीक है, और यह दरवाजा खोल दिया और जो है 1757 में पलासी की लड़ाई के बाद जो पूरा जो है सबको विश्वास हो गया कि भारत में अगर किसी का शासन चलेगा जो बाहरी है, वह किसका, अंग्रेजों का। तो 1707 से 1757 का काल जो है खास करके जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, वो ये आप नोट करिए। चलिए, उसके बाद आता है 3 भाग में बांटे थे 1757 से अब जो है 1857 का काल। 1857 का काल, ये भी काल जो है ये भारत में ब्रिटेन का विकास का काल कहा जाएगा, विकास का काल। और ये जो 1707 से 1757 का जो काल कहा जाएगा, ब्रिटेन का भारत में आरंभिक काल। ठीक है, 1757 से 1857 का काल जो है भारत में ब्रिटिश अपना पांव जो है पूरी तरह से जमा लिया, पूरी तरह से जमा लिया।
यानी जो है अधिकार पूर्णता कर लिया। 1757 से 1857 तक। 1757 में जो प्लासी की लड़ाई लड़ी गई, प्लासी की लड़ाई प्लासी की लड़ाई, इस लड़ाई के बाद जो है, इस लड़ाई में भारत में आंशिक रूप से अधिकार हो गया उसका, आंशिक रूप से अधिकार हो गया, अधिकार। और ये अधिकार 1764 में एक लड़ाई हुई, बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई, यह जो लड़ाई लड़ा गया हेक्टर मुनरो था सेनापति उसका, ब्रिटेन का। और यह जो है संयुक्त सेना लड़ा गया, संयुक्त सेना। बंगाल के नवाब मीर कासिम थे, मीर कासिम। उसके बाद जो है शाह आलम द्वितीय, और अवध का नवाब। ठीक है, ये जो है तीनों की संयुक्त सेना के साथ लड़ाई हुआ। किसका? कंपनी के शासकों के साथ। अभी जो है भारत में पूर्णतः स्थापित नहीं हुआ, तो कंपनी का शासन चल रहा है, कंपनी अपना अधिकार जमाता जा रहा है, व्यापारी से जो है शासक बनते जा रहे हैं। तो संयुक्त सेना से लड़ाई हुई, संयुक्त सेना की हार हुई। इस हार के बाद बहुत ये बड़ा इफेक्ट पड़ा। इस हार के बाद जो है भारत में जो मुख्य रूप से था बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इसका जो अवध, इस पर जो है अधिकार किसका हो गया? औरंगजेब का, अंग्रेजों का अधिकार हुआ। इसका जो है दीवानी किसके हाथों में चला गया? इसका जो दीवानी है ये चला गया कंपनी के हाथों में, कंपनी के हाथों में चला गया। और यह जो है बक्सर की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, जो कहा था कि भारत में, भारत की गुलामी का, दास्ता का जो दरवाजा खुला था औरंगजेब, अंग्रेजों के लिए कि भारत पर जो है कब्जा करेगा, और वह दरवाजा, घर का पूरा जो है एंट्री बक्सर की लड़ाई के बाद कर गया। क्योंकि जो है उस समय शाह आलम द्वितीय, मुगल, बंगाल में मीर कासिम और अवध में नवाब, इसके अलावा जो है छोटे छोटे शासक थे, जैसे मराठा का उदय हो रहा था। लेकिन मेन रूप से जो व्यापारिक क्षेत्रों में जो असर डाल रहा था, ये तीनों, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड को जो असर डाल रहा था, ये तीन था। और ये तीनों को हराने के बाद जो है कंपनी लगभग 2/3 भाग हिंदुस्तान पर अधिकार कर लिया था। इसको अधिकार करने के बाद 2/3 भाग पर जो है कंपनी का अधिकार हो गया। और यह जो है बक्सर की लड़ाई के बाद भारत में जो अंग्रेजों की दशा था, अंग्रेजों की स्थिति थी, काफी मजबूत हो गई। अब जो है अंग्रेज अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपने आप को विकास करने के लिए तरह तरह का एजेंडा बनाया गया। जैसे अगर कहा जाए भारत में वैध शासन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इतनी आदि जो है बहुत सारी नीतियों का प्रयोग किया गया। वो जो संवैधानिक के लिए जो है अधिनियम लागू किया गया, वहां से संवैधानिक ब्रिटेन से चलाने के लिए तरह तरह जो अधिनियम लाता था। 1748 से 1765 का काल, 1748 से 1765 का काल,
(1748 से 1765 का जो काल रहा वो 1757 मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट रहा, प्लासी की लड़ाई, और 1764 जो रहा बक्सर की लड़ाई। उसके बाद आते हैं 1765 का 1782, 1782 या 85 भी करो कोई दिक्कत नहीं है, 85 तक का काल जो है काफी महत्वपूर्ण रहा। 1765 से 1782 तक का काल जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस दौरान जो है भारत में द्वैध शासन लागू किया गया, जिसको कहा जाता है दोहरा शासन। इस समय जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड क्या कर रहे थे, दोहरा शासन। इस समय जो गवर्नर जनरल था रॉबर्ट क्लाइव क्या किया था कि दोहरे शासन के दौर में इसमें जो है जो जितना भी था कंपनी के अधीन सेना रखा जाता था, और यह जो है यह देख रेख का जितना भी अधिकार होता था या राजस्व वसूली का, सबसे ज्यादा तो था राजस्व वसूली का जो अधिकार था वह किसको था, कंपनी को था। राजस्व वसूली का अधिकार कंपनी का था। दोहरा शासन में क्या था, एक चीज ध्यान रखिएगा, दोहरा शासन बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, भारत के इतिहास के लिए। दोहरा शासन इसमें क्या था, इसको मिटा दूं, अच्छा से समझिए इसको। रॉबर्ट क्लाइव इसमें जो दोहरा शासन लाया, इसमें था जो राजस्व की वसूली करता था, राजस्व की वसूली जो करता था वो कौन करता था, कंपनी करता था, जबकि इसका जो जिम्मेवारी था उत्तरदायी, शासन का उत्तरदायी कौन था, राजा था या रियासत था। रियासत में अब देखिए एक चीज कि हमारे घर में है एक दूसरा आदमी आया और वह जितना भी है इनकम के स्रोत को अपने हाथ में रख लिया और शासन चलाने के लिए यानी घर चलाने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया कि आप घर की चलाने की जिम्मेवारी आपकी है और राजस्व वसूलने की जो है इनकम का स्रोत जो है मेरे हाथों में है। अब इसको क्या कहेंगे, अब जो है यह दोहरा शासन था किसका, कंपनी का। कंपनी का जो है रियासत को कमजोर करना स्टार्ट कर दिया, या इसको कहा जाता है अधिकार रहित
या इसको कहेंगे उत्तरदायित्व रहित अधिकार। उत्तरदायित्व रहित अधिकार, यह अधिकार जो हमें है और कंपनी को जो अधिकार मिला वो उत्तरदायी से क्या बोलता है, रहित है, उत्तरदायित्व के बिना है। यानी जो है कोई भी किसी को जवाब नहीं देना है, जो मर्जी करो। और यह जो है अधिकार रहित उत्तरदायित्व, शब्दों का हेरफेर, उत्तरदायित्व, इसमें जो है उत्तरदायित्व है, जिम्मेवारी है, लेकिन आपका कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, तो क्या दोहरा शासन में क्या था कि रियासत जो था अधिकार रहित उत्तरदायित्व वाला था और कंपनी जो था उत्तरदायित्व रहित अधिकार वाला था। ठीक है, ये दोहरा शासन था। इसी शासन काल में जो है न्याय व्यवस्था भी क्या था, न्याय व्यवस्था के लिए जो करता था, न्यायाधीश की नियुक्ति या न्याय व्यवस्था के लिए जो नियुक्ति करता था कंपनी करता था। इसके अलावा जो भी है आपका दीवानी के पद पर था उसकी नियुक्ति कौन करता था, कंपनी ही करता था। तो अब एक क्वेश्चन बहुत आपके जो है रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार में दीवान के पद पर किसको नियुक्त किया था, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, सीताब राय। और बंगाल में जो है अवध में किसको किया, बंगाल में है मोहम्मद रजा खान। मोहम्मद रजा खान को दीवान नियुक्त किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है दोनों क्वेश्चन। दीवान नियुक्त किया गया था। ये दोहरा शासन था 1765 से 1785 तक का काल। ठीक है, उसके बाद आते हैं 1798 से 1805 तक का काल। (1805) तक का काल किया। चलिए, हो गया। (1798) से 1805 तक का, इसमें जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है सहायक संधि, जिसको कहा जाता है सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस इसका जो आरंभ किया था भारत में सबसे पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, फ्रांस का गवर्नर था डुप्ले। इसने आरंभ किया था हस्तक्षेप सहायक संधि करके। और जो है ब्रिटेन के द्वारा जो किया गया लॉर्ड वेलेस्ली के समय, लॉर्ड वेलेस्ली, इसके समय जो है सहायक संधि की शुरुआत की थी। यह जो संधि होता था सहायक संधि कंपनी तथा रियासत के मध्य होता था, रियासत के मध्य होता था। सहायक संधि में क्या होता था, सहायक संधि में जो होता था जब कोई रियासत को कंपनी हरा देता था, युद्ध नीति में हरा देता था, हराने के बाद जब अधिकार कर लेता था तो उस पे जो है एक संधि स्थापित किया जाता था, संधि किया जाता था। संधि के तहत जो सबसे पहला कहा जाता था जो देशी रियासत है या जो रियासत है, रियासत अपनी सेना को भंग करे, सेना को भंग करे, सेना को भंग करता था और बदले में जो है कंपनी के अधीन सेना रखा जाता था।
जिसकी नियुक्ति कौन करता था? ईस्ट इंडिया कंपनी करता था। नियुक्ति कौन करता था? कंपनी करता था। नियुक्ति करता था कंपनी, और खर्च का वहन, इसका जितना भी था खर्चा का वहन कौन करता था? रियासत करता था। खर्चा कौन देता था? कंपनी। नियुक्ति करता था कंपनी, उसके अधीन सेना कार्य करता था, लेकिन उस रियासत उसका खर्च देता था। अगर इसके लिए रियासत कंपनी को जमीन देता था, जमीन देता था, और उसका जो कर होता था, टैक्स होता था, टैक्स के रूप में कंपनी जो है सेना पर खर्च करता था। ये जो भी है उसके लिए जितना भी इसका खर्च करे। और जो है दूसरा, कोई भी रियासत कंपनी के, कोई भी रियासत कंपनी के अनुमति के बिना, कोई भी रियासत कंपनी के अनुमति के बिना, अनुमति के बिना जो है ना कोई संधि कर सकता था, और ना ही कोई जो है युद्ध कर सकता था। ना ही कोई संधि कर सकता था, ना ही कोई युद्ध कर सकता था। युद्ध कर सकता था, ना ही कोई संधि, ना ही युद्ध, यानी क्या होता था? जीरो हो जाता था, रियासत जीरो होता था। इसके अलावा जो है सब कंपनी जो है रियासत अपनी राजधानी में, अपनी राजधानी में एक रेजिडेंट रखता था, एक रेजिडेंट रखता था, और यह रेजिडेंट जो है रियासत को कंपनी के सारे नियम और कानून को बताता था, उसकी देखरेख करता था, और कोई इसकी अवहेलना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी जो है देखभाल करता था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला जो पहला शासक था, हैदराबाद का निजाम था। हैदराबाद का निजाम था, वह जो है 1798 में, 1798 में, 1799 में मैसूर स्वीकार किया। सब कभी जो है आपको आरोही क्रम अवरोही क्रम में जो है सजाने के लिए आता है। 1801 में नवंबर 1801 अवध, दिसंबर 1801 में बेसिन के संधि के तहत मराठा, उसके बाद जो है 1803 में भोसले सहायक संधि स्वीकार किया। ठीक है, तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहले अगर टाइमिंग में देखें तो हैदराबाद, नोट कर लीजिएगा, हैदराबाद, उसके बाद अवध, हैदराबाद के बाद मैसूर 1799 में, मैसूर के बाद अवध, अवध के बाद मराठा, मराठा के बाद भोसले। ठीक है, ये जो इसका टाइम लाइन बनेगा नोट कर लीजिएगा। सहायक संधि काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें जो टैक्स का लगभग जो पड़ता था 1/3 भाग, 1/3 भाग अंग्रेज का होता था रियासत से, 1/3 भाग अंग्रेज लेता था, और बाकी जो बचता था 2/3 भाग, इसमें भी सेना का खर्चा और ये आता था, तो लगभग 2/3 भाग अंग्रेजों के खाते में जाता था, और 1/3 भाग रियासत के खातों में रहता था। राइट, ये था सहायक संधि। जो है सहायक संधि स्वीकार करने के बाद, या जो है मार्क्स बोले थे, कार्ल मार्क्स का कथन था कि सहायक संधि, जिस समय सहायक संधि भारत को स्वीकार किया, उसी समय जो है दास्ता की जो है जड़ों में या दास्ता की जंजीरों में जकड़ा गया था। ये है सहायक संधि 1798 से 1805 तक का भारत। उसके बाद जो है 1800
1833 से 1857 तक का काल। 1833 से 18 या 1848 लिखो, 1833 थोड़ा सा देख लो। 1833 में एक बहुत बड़ा चेंजिंग हुआ। यह चेंजिंग जो हुआ, बंगाल के गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है, अब जो संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, कहा जाने लगा। और यह जो है अब कंपनी का जो है एकाधिकार समाप्त हो गया। एक कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। अब इसमें जो इन्वॉल्वमेंट आ गया वह क्राउन का आ गया। क्राउन का जो है शासन आंशिक रूप से इसमें आ गया था। 1833 के एक्ट में आ गया था। 1833 के एक्ट के तहत जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, इनको जो है गवर्नर जनरल का पद दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल का पद दिया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक को। यह जो है सती प्रथा का अंत में सहायता किया था। सती प्रथा का अंत 1828 के करीब राजा राम मोहन राय के सहयोग से। मैकाले शिक्षा आयोग इसी के समय आया था। मैकाले शिक्षा आयोग जो अंग्रेजी भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा का भारत में अंग्रेजी शिक्षा का उदय हुआ, या पश्चिमी शिक्षा का जो है उदय हुआ। उसके बाद आता है 1848 से 1857 तक का काल। 1848 से 1857 तक का काल काफी महत्वपूर्ण है। इस काल में ब्रिटिश साम्राज्य का काफी जो है विस्तार हुआ। लगभग 90% भागों पर भारत 90% हिंदुस्तानी भागों पर भारत का अंग्रेजों का अधिकार हो गया। और इस समय जो है ठीक है, इसमें जो है कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया था। 1848 से 1857 का काल। इसमें जो है काफी विस्तार हुआ कंपनी के शासन का। क्राउन जो है धीरे धीरे इन्वॉल्व हो रहा था भारतीय शासन में। क्राउन का शासन जो है भारत धीरे धीरे अपने हाथों में ले रहा था, क्योंकि काफी जो है यहाँ इनकम हो रहा था, काफी आय का स्रोत काफी था। तो क्राउन जो है भारत में अपना पैर पसारना स्टार्ट कर दिया था, कंपनी का अधिकार खत्म कर रहा था। इसी समय एक आया था एक गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। इसका दो नीति था। एक था युद्ध नीति जिसका कहा जाता था युद्ध विस्तार नीति भी कहा जाता था इसको। युद्ध विस्तार नीति युद्ध के तहत जीत करके सहायक संधि के द्वारा थोप दो, या जो है दोहरा शासन अपना लो, या जो उस पर पूर्णतः अधिकार कर लो। दूसरा आता था व्यापगत सिद्धांत, जिसको कहा जाता था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स
इसमें क्या होता था, इसके तहत कि गोद श्रेणी ए बी और सी में जो बांटा गया था, उसमें गोद लेने का अधिकार अगर किसी राजा के पास उसका जो है पुत्र वंशज ना हो तो गोद लेने का अधिकार जो होता था, वो उसका गोद लिया बच्चा उसका शासक बनता था। तो इसको जो है अस्वीकार कर दिया और जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत उसे उस पर अधिकार कर लिया। यहाँ तक कि अंग्रेज बोलते थे कि गोद लेने का अधिकार जो है कंपनी के द्वारा यानी अंग्रेजों के द्वारा दिया गया एक जो है कंपनसेशन है, अनुकंपा है, जिसके तहत जो है वो गोद ले सकता है अगर हमारी मर्जी है, अगर नहीं मर्जी है तो नहीं ले सकता है। ठीक है, तो उस पर जो अधिकार कर लिया और इस पर जो है 1800 का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत 1848 में जो सबसे पहला जो है अधिकार किया गया सतारा पर, 1849 में अधिकार किया गया जैतपुर और संबलपुर पर, जैतपुर और संबलपुर पर, 1850 में अधिकार कर लिया बघाट पर, 1852 पहले 1852 उदयपुर, 1853 झांसी, 1853 झांसी और 1854 में नागपुर पर जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत इस पर स्वीकार कर लिया। ठीक है, इसके अलावा टैक्स में अगर बात करें 1857 तक का टैक्स इतना ज्यादा बढ़ गया था और टैक्स वसूली का जो धंधा था इतना खराब हो गया था कि लोग अस्त व्यस्त हो गए थे, लोग अस्त व्यस्त पूरी तरह से हो गए थे। अकाल पड़ रहा था, इसके अलावा बहुत बड़े बड़े अकाल पड़े और इस सारों को देखते हुए कोई भी जो है राहत नहीं चलाया गया। फलतः जो है 1857 में एक क्रांति हुआ जिसे महान क्रांति कहा जाता है, 1857 की क्रांति। तो 1857 से इस समय जो गवर्नर जनरल था 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, 1857 से 1947 का काल जिसमें 1857 की क्रांति भी शामिल रहेगा, अगले क्लास में पढ़ेंगे, जो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, इस क्लास पर जो है ध्यान दीजिएगा जितना भी है। अगर टाइमलाइन एक बार बना दें, टाइमलाइन बना दीजिएगा, टाइमलाइन बना के मुझे दिखा दें। ठीक है।